नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और मेरे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमाकांत विश्वकर्मा जी। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और आरएसएस के गन भी रह चुके हैं। आइए आज हम रमाकांत विश्वकर्मा जी से राजनीति के विषय पर बातचीत करेंगे। रमाकांत विश्वकर्मा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आप कई पदों पर रह चुके हैं, तो फिर जब से बीजेपी के दिन लौटे हैं तो आप मुख्य धारा की राजनीति से दूर कैसे हो गए हैं? सर्वप्रथम तो आपको, प्रज्ञा जी, आपको, आपके समस्त टीम को और इस प्रयागवासी जनमानस को, क्षेत्र के सभी जनमानस को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका हम स्वागत करते हैं जी। रही बात राजनीति की, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में न कोई आगे होता है न कोई पीछे होता है। ये कार्यकर्ता पद्धति पर आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी की होती है। पार्टी की सोच, पार्टी के विकास के रास्ते, पार्टी को आगे ले जाने की कला या पार्टी के अन्य जो कार्य हुआ करते हैं उस कार्य के अनुसार से हमारे यहाँ पार्टी में कार्यकर्ताओं का चयन होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा, आगे पीछे का तात्पर्य केवल इतना ही होता है कि किसी को रुतबे से नवाजा जाता है और कोई कार्यकर्ता पर्दे के पीछे रह कर के पार्टी के हित के लिए कार्य करता है। इस पद्धति को माननीय मोदी जी ने वीआईपी वाली प्रणाली को उन्होंने समाप्त कर दिया। न किसी के पास लाल बत्ती है, न किसी के पास विशिष्ट फोरम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पद एक कार्यदायी संस्था का दायित्व है। इस पार्टी हमको एक दायित्व सौंपती है कि हमको करना क्या है, लेकिन हम लोग जो करते हैं वो पार्टी के हित में ही करते हैं। पार्टी कैसे आगे जाएगी उसके लिए हम काम करते हैं। लेकिन ये भी देखा जाता है कि आपके कनिष्ठ नेताओं को कई सारे पद मिल गए हैं, लेकिन आपको ना तो एमएलए बनाया गया ना एमपी। तो क्या इसको ये माना जाए कि आपके साथ समीकरण नहीं होता? पार्टी की अपनी सोच होती है, उसमें उनकी विचारधारा होती है। कभी कभी होता है क्या है कि जिसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए या पार्टी को आगे ले जाने के लिए, जो भी आवश्यकता होती है हमारे बड़े नेता उसको सोचा करते हैं। बड़े नेताओं के मानसिक उसमें जो भी बातें आती हैं कि हाँ आज इनकी आवश्यकता है, कल हमारी आवश्यकता पड़ेगी, सबका समय समय पर आकलन होता है। और एक चीज़ तो हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई पीछे नहीं जाता है। अगर आज हम मूल विचारधारा या मूल पद से कहीं बाहर हुए हैं तो वो सूद ब्याज सहित वो कल हमको वापस मिलेगा, ये बिल्कुल 100% गारंटी है। आपने देखा होगा कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी बनाए गए रामनाथ कोविंद जी, कोई उनको शायद जानता नहीं था, लेकिन उनको उठा करके राष्ट्रपति बनाया गया। महामहिम उपराष्ट्रपति जी हैं, उनको भी कोई नहीं जानता था, वो राष्ट्रपति बनाए गए। शायद आप प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी के बारे में भी जानती होंगी कि प्रज्ञा जी, मोदी जी भी एक सामान्य पुरुष थे, समान से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे। ना कोई पैतृक उनकी राजनीति थी, ना कोई उनके पास ऐसी दबंगई या कोई वीआईपी वाली कोई प्रणाली थी। अभी हमने हाल में देखा कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी एक अच्छे कार्यकर्ता थे, बड़ा संघर्षशाली व्यक्तित्व था उनका। उन्होंने जो भी कार्य किया था पार्टी के हित के लिए किया था, निरंतर लगे रहे। 3 बार 4 बार चुनाव हारे। चुनाव हारने के बाद एक समय ऐसा आया कि उनको विधायक भी बनाया गया, वो सांसद भी बने, आज हमारे डिप्टी सीएम भी हैं, प्रदेश का अध्यक्ष भी बने। लेकिन हम लोगों की जो बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि आप पीछे छूट गए, आप पीछे छूट गए, ऐसा नहीं है। पीछे नहीं छूट गए, हमारा कार्य अलग है। कभी कभी होता क्या, देखिए, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, पद एक होता है, एक पद होता है। एक पद पर सारे कार्यकर्ता समायोजित नहीं हो सकते। रही बात प्रणाली की, भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति विचार नहीं करता, एक व्यक्ति विचार करेगा हम बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भिन्न भिन्न
आयाम के लोग होते हैं, भिन्न भिन्न सोच के लोग होते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपको आगे आने वाले वर्षों में जी मुख्यधारा की राजनीति में लौटने का मौका मिलेगा? नहीं, यहीं आप जो है फिर गलत हैं। आप मुख्य धारा जैसी कोई चीज़ नहीं होती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के 12 करोड़ कार्यकर्ता है, 12 करोड़ कार्यकर्ता, जी 12 करोड़ कार्यकर्ता निरंतर लगे हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो कोई आपके इसमें यहाँ पदों का कोई पद का कोई पद मोह तो नहीं है ना? ना पद तो यहाँ कोई पद का कोई मूल्य ही नहीं। सही पद बात। तो भारतीय जनता आप थोड़ा जानती होंगी प्रज्ञा जी, यहाँ पे आप उठा के देखिए कार्यकर्ताओं की स्थिति या सारे विधायक मिनिस्टरों की स्थिति देखिए। जो हम लोग समाजवादी पार्टी में देखा करते थे कि एक नेता चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबकी हनक हुआ करती थी, सबकी हनक हुआ करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की हनक नहीं होती। हम कलम कापी किताब की राजनीति करते हैं, हम विचारधाराओं की राजनीति करते हैं। अगर हम अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा की राजनीति करते हैं तो हम महात्मा गांधी जी को भी उतना सम्मान देते हैं जितना उनको देना चाहिए। हम विचारधारा के, यहाँ कोई पद या छोटा बड़ा पद नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा पद होता है कार्यकर्ता का। जी तो हम कार्यकर्ता हैं, ये गौरवशाली है। जी। इसके बाद मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि यमुना पार और गंगा पार के विकास में जमीन आसमान का अंतर है, तो इसकी आप वजह क्या मानते हैं कि यमुना पार में ताकतवर नेताओं की कमी है? नहीं, नेताओं की या कहा कमी जाए नहीं तो है, पदों की कमी है। थोड़ा से हम आपकी बात से सहमत भी हैं जी कि गंगा पार यमुना पार की राजनीति विभाजित नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये पार्टी की गतिविधियां ठीक ढंग से चल सकें तो हमने संगठन के दायरे में 3 जिले का निर्माण किया था, गंगा पार, जमुना पार और महानगर। गंगा पार शिक्षा के दृष्टिकोण से या राजनैतिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सुपर था। महानगर तो महानगर था, तमाम वहाँ पर बड़े बड़े पुरुष हुए, तमाम अच्छे अच्छे नेता भी हुए जिन लोगों ने अपने अपने इतिहास को लिखा। लेकिन जमुना पार की पृष्ठभूमि जो रही वो बुंदेलखंड से रिलेटेड रही। जमुना पार में यहाँ की पद्धति बुंदेलखंड जैसी है, तो थोड़ा सा लोगों की नज़र भी कम जाती है। कुछ हमारे यहाँ प्रभावशाली नेताओं की वास्तव में कमी है, जहाँ कि हम दिल्ली लखनऊ तक अपनी बात को सक्षम ढंग से नहीं पहुँचा पाते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में इस दिशा में सोचा जा रहा है, जब से माननीय मोदी जी हुए हैं, जब से योगी जी हुए हैं, जमुना पार की राजनीति भी धीरे धीरे ठीक हो रही है, जमुना पार का विकास भी धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि यमुना पार में जितने भी विकास कार्य हुए हैं, चाहे वो पावर से रिलेटेड हो, चाहे वो सीमेंट से रिलेटेड हो, वो सब कुछ समाजवादी सरकारों ने किया है। बीजेपी का क्या योगदान है, हम ये जानना चाहते हैं। जमुना पार में समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जैसी बात विकास में करना तो हमको नहीं ठीक लगता कि ये ठीक होती है। विकास तो सरकार का दायित्व है, विकास करना सरकार का दायित्व है। समाजवादी पार्टी सरकार में शायद आप लोगों ने देखा रहा होगा, विकास की तो परंपरा ही आप भूल जाइए। उन्होंने क्या क्या किया ये शायद लिखा पढ़ी में होगा। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 5 साल बालू खनन का पट्टा नहीं दिया गया। 5 साल बालू खनन का पट्टा नहीं दिया गया, लेकिन निरंतर 5 साल चलता रहा, सरकार के इशारे पे चलता रहा। अब विकास के नाम पे कहीं नया कुछ नहीं हुआ है, ना कोई पावर सेक्टर में कोई नया काम हुआ है, ना कोई सड़क सेक्टर में कोई काम नया हुआ है, या कोई नई कंपनी नहीं। बीजेपी ने भी तो कुछ नहीं किया है अभी तक। नहीं, बीजेपी ने बहुत कार्य किया। जिस सड़क से आपने आई है 850 करोड़ का निर्माण हुआ है इस सड़क का, और देख करके गर्व लगता है कि हमारे दरवाजे पर सड़क बनी हुई है। और सड़क बीजेपी सरकार, देखिए आधारभूत जो ढांचा होता है जिससे हमारा देश विकास करेगा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई आज तक नहीं किया। आप तो प्रज्ञा जी शायद ना जानती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इतिहास में पढ़ेंगे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही ये राष्ट्रीय सड़क का निर्माण होना शुरू हुआ, जिसको NHI हम कहते हैं, जिसको 4 लेन या 6 लेन की सड़क कहते हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने चतुर्भुज योजना चालू किया था।
जी। और वहीं से हमारे ये नेशनल राष्ट्रीय हाईवे जो बने हैं वहीं से इसकी शुरुआत हुई। उनके पहले 70 साल से ज़्यादा कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस के सरकार में अगर हमको दिल्ली जाना होता था, अगर हम सड़क मार्ग से जाते थे तो 1.5 दिन यानी 1.5 डेज जो है जाने में लगता था, 1.5 डेज आने में लगता था। 3 दिन में हम आते जाते थे दिल्ली। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हजारों किलोमीटर सड़क डेली बनाई जाती, हजारों किलोमीटर। आज गौरव की बात है, आप तो जानती हैं, लेकिन हम लोगों को, आम जनमानस को गर्व होता है कि चाइना जैसे बॉर्डर पर, चाइना और पाक जैसे बॉर्डर पर 6 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है, निरंतर किया जा रहा है, उनके विरोध के बावजूद भी किया जा रहा है, जो कि कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं बना। तो कहीं पर ये डिफरेंट बिटवीन नहीं है, डिफरेंट बिटवीन नहीं है। हम किसी की आलोचना भी नहीं करते। कांग्रेस की सोच रही या समाजवादी पार्टी की सोच रही या बहुजन समाजवादी पार्टी की सोच रही, उनके विकास करने के तरीके अलग थे, उनकी कार्य पद्धति अलग रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। कार्यकर्ता यहाँ पर अपने आप को पहले की और आज की राजनीतिक परिदृश्य में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, अंतर तो पहले की राजनीति रही, लेकिन 2 चीज़ बहुत मूल अंतर थे। कांग्रेस की पद्धति जो रही, राजा और रियाया की पद्धति रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू जहाँ से शुरू किए हैं वहीं पर डिफरेंट हो गया था। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो जानकारी प्रज्ञा जी होगी। जब हिंदुस्तान आज़ाद होने के पहले अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप पहले प्रधानमंत्री का चयन कर लीजिए, तब हम देश आज़ाद करेंगे। तो गांधी जी बड़े चिंतित हुए कि अब कैसे चयन किया जाएगा, हिंदुस्तान का मामला झमेला हो जाएगा। तो ये हुआ, चलिए हम लोग करेंगे। गांधी जी ने कहा कि भाई हम अपना नेता चुनेंगे। तो उसका एक तरीका बनाया गया। तरीका ये बनाया गया कि उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा वो था, वर्चस्व था। अब 15 प्रदेश हुआ करते थे। 15 प्रदेश में ये कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष जिसका चुनाव कर लेंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। 15 प्रदेश अध्यक्ष ने वोट डाला था। 2 वोट जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था और 13 वोट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव हार गए। गांधी जी जाकर के अंग्रेज़ों को बताया कि नहीं, जो है पंडित जवाहरलाल चुनाव हार गए, हमारे प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनेंगे, आप देश आज़ाद कर दीजिए। अंग्रेज़ों ने कहा सुनो, देश तब आज़ाद होगा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं तो देश आज़ाद नहीं होगा। गांधी जी आए, गांधी जी विचार किए, सबको बुलाए कि ऐसा ऐसा मामला है, अगर आज़ादी चाहते हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े समझदार व्यक्ति थे और बड़े प्रभावशाली थे। बातचीत हुई, उसी समय गांधी जी ने कहा था आज़ादी किसी कीमत पर, अगर हमको सर्वस्व बलिदान करना पड़ेगा तो हम बलिदान करके आज़ादी प्राप्त करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप लौह पुरुष हैं, आप इस प्रधानमंत्री पद जैसे को इसको त्याग दीजिए, हमको आज़ादी मिल जाए। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होंगे, कल आप होंगे। तो शुरुआत से बेईमानी करके पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। बनने के बाद पुनः सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया कि हम एक चुनाव पद्धति लागू करेंगे, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होगा और उस चुनाव में जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। जी। अंत में सरदार वल्लभ भाई इस पद से वंचित रह गए, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। जबकि इस सौराष्ट्र यानी हिंदुस्तान की राष्ट्र की जो संरचना है जी, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संचालित किया था। छोटे छोटे जो रियासत थी सबको मिला करके उन्होंने इस राष्ट्र की कल्पना किया था, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं। लेकिन आज के परिदृश्य के बारे में आप क्या कहते हैं? ये सब तो सारी पुरानी बात है जी। आज तो देखिए, आज कुछ नहीं है। आज क्या बदला है? बदला केवल इतना है कि पहले जो है आंदोलन की राजनीति थी, आंदोलन करके लोग नेता बनते थे। आज की राजनीति आंदोलन की नहीं है।
आज की आंदोलन राजनीति तो आज भी हो रहे हैं, किसान नेता आंदोलन पे बैठे हुए हैं। नहीं, सब ये इतना किसान कर रहे नेता देखिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। सच यही है कि कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं कह दे रहा हूँ, हैं। जी आंदोलन की कोई राजनीति नहीं है। ये तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय घेराव का एक अंग है। ये किसान नेता जो है, कहीं आपने देखा क्या किसान का आंदोलन हो रहा है? कहीं उत्तर प्रदेश में हो रहा है? जब एक बार मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हुई थी, उस समय प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, तो पूरे भारतवर्ष में आंदोलन हुआ था। पूरे भारतवर्ष हर सड़क पर आग लगाई गई थी। आज कहीं किसान आंदोलन हर सड़क पर हो रहा है क्या? पर दिल्ली के पास तो काफी हो रहा है। दिल्ली के पास इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है। वहाँ से माल आता है, वहाँ से माल जाता है। वहाँ की सारी संरचना जो बनाई गई पाकिस्तान और चाइना के नीतियों पर बनाई गई। कुछ लोग किसान आंदोलन में ऐसे लोग घुस करके उनको जो है गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। और ये आंदोलन न कहिए, आंदोलन तो है ही नहीं है। आंदोलन होता तो इसका रास्ता निकलता। ये तो हठधर्मिता है। ये तो हठधर्मिता है कि नहीं, हम 26 जनवरी को अपने भारतवर्ष को विखंडित करेंगे या हम वहाँ जा कर के झंडा लहराएंगे, तो ये तो भारतवर्ष के संविधान के खिलाफ। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानना ये क्या राष्ट्रवाद है क्या? तो फिर आखिर क्या वजह है कि इतने मुद्दे जिन पे बीजेपी चुनाव लड़ी थी, उन मुद्दों के आज विकराल रूप धारण करने के बावजूद वो उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगा पा रही है? जैसे पेट्रोलियम के दाम हो, चाहे वो विदेशी निवेश हो, चाहे कुछ भी हो। एक तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है? प्रज्ञा जी, थोड़ा से पुनः पढ़िए आप। भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी, हमारा मेन मुद्दा था राम मंदिर का निर्माण करना। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े गौरवशाली तरीके से इस मुद्दे को देखा। आज राम मुद्दा हल होने के कगार पहुंच गया, मंदिर निर्माण होने के कगार पर पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी का मूल मकसद था धारा 370 को समाप्त करना। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 को समाप्त किया। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल लक्ष्य था कि बेटियां हमारी पढ़ें और आगे बढ़ें और सुरक्षित रहें। एक दिन में तो नहीं ठीक किया जा सकता, लेकिन आप एक बेटी हैं, आप स्वयं एहसास कर सकती हैं कि पूर्व के ज़माने से आज के ज़माने में, माननीय योगी जी के सरकार के ज़माने में, क्या अपराधियों का हौसला उतना ही बुलंद है जितना पहले होता था? नहीं हुआ कभी। आज के ज़माने में बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां पढ़ भी रही, बेटियां आगे भी बढ़ रही हैं। तो हम जिन मुद्दों पर हमारी सरकार बनी थी, राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर, जनहित के मुद्दे पर हम सदैव खरे उतरे। केवल कार्य प्रणाली की वजह से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। किसी मुद्दे पर वो भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल मोदी जी को हो गई, 5 साल के लगभग योगी जी को हो गए, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं लगा। रमाकांत जी, हम हमसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपने हमसे ये कहा कि आपकी पार्टी का मेन मुद्दा था मंदिर जी। राम मंदिर के बनने के बाद अब बात हो रही है कि उसके लिए चंदा लिया जा रहा है जी। बात ये भी आ रही है कि कहीं पर लोगों से जबरन चंदा भी लिया जा रहा है। ये कितना उचित है? देखिए, 130 करोड़ लोगों का देश है। 130 करोड़ लोगों के देश में कहीं न कहीं कुछ न कुछ थोड़ी बहुत अराजकता हो जाती है। सच्चाई यही है कि ये जो धनराशि चंदे में ली जा रही है, ये चंदा नहीं है। आपने इसको पढ़ा नहीं कायदे से। ये समर्पण निधि कही गई है। समर्पण निधि कही जा रही है, लेकिन कई जगहों पर इसे जबरन लिया जा रहा है। नहीं, जबरन नहीं लिया जा रहा। जबरन अगर कहीं लिया जा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी या संघ का कार्यकर्ता नहीं हो सकता, वो अराजक तत्व है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कैश चंदा नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी चेक के माध्यम से चंदा ले रही है, और उसको चंदा तो बिल्कुल ना कहा जाए। उस अपने स्वेच्छा से 10 रुपए से ले करके आप असीमित दान कर सकते हैं। मंदिर निर्माण, भव्य मंदिर, ये विश्व में गौरव का विषय होगा। हिंदुस्तान नहीं, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे विश्व में एक गरिमामय स्थापना होगी कहाँ भारतवर्ष में ये मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। रमाकांत जी, ये बताइए कि क्या वजह है कि
चुनाव में किए गए सारे वादे कभी पूरे ही नहीं होते। सारी सरकारें जब भी आती हैं वो नौकरियों के वादे करती हैं, वो काला धन वापस लाने की बातें करती हैं, वो ये बातें करती है कि अपराध खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। ये इस बार भी देखने में मिल रहा है। देखिए, फिलहाल भारतवर्ष की जो संरचना रही है, भारतवर्ष की राजनीति ही इसी पर डिपेंड रही है कि केवल नौकरी बढ़ाई जाए, अब भोजन की व्यवस्था किया जाए। लेकिन माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने मूलभूत आवश्यकताओं पर काम किया। मूलभूत आवश्यकता यहाँ पे थोड़ा सा हमारे समाज में कह लिया जाए या उसमें हम लोग भी दोषी हैं, सरकारी नौकरी को ही यहाँ पे रोज़गार माना जाता है। सरकारी नौकरी ही रोज़गार माना जाता है। और सबसे बड़ा पिछड़ने का कारण हमारा यही रहा, पूरे भारतवर्ष का पिछड़ने का कारण यही रहा कि यहाँ पर लोग जो शिक्षा लेते हैं, शिक्षा ही नौकरी के कारण है। यानी कोई पढ़ाई करता है तो वो इस बात को मान के कर चलता है कि हमको नौकरी करना है या डॉक्टर इंजीनियर बनना है या हमको जो है वकील बनना है। तो जो शिक्षा होती है वो केवल नौकरी के लिए की जाती है, जबकि सच्चाई यही है कि अगर मूल में जाया जाए तो 3 विषय होते हैं, एक मेड इन इंडिया, एक मेक इन इंडिया, लेकिन तीसरा विषय जो हुआ वो हम लोगों का है सेल इन इंडिया। यानी मेड इन इंडिया जो होती है, जो हम सामान बनाते हैं, जिस सामान का हम प्रोडक्शन करते हैं, वो मेड इन इंडिया हुआ। मेक इन इंडिया होता है जो हम बाहर से आमंत्रित करते हैं, यहाँ आके बनाया जाता है, वो मेक इन इंडिया हो। लेकिन सेल इन इंडिया जो है, पर आपको नहीं लगता कि जो लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं वो इस वजह से भागते हैं क्योंकि वहाँ पे एक स्टेबिलिटी है, आपको पैसे मिल रहे हैं, घर चलाने के लिए तो उसी की ज़रूरत है। देखिए, यही चीज़ यही हम लोग डिफरेंट हो जा रहे हैं। सेल इन इंडिया जो है, वो सेल इंडिया में जहाँ हमारी आवश्यकता हो, प्रत्येक घर में एक छोटी दुकान बना ली जाती है, चाहे वो परचून की हो चाहे वो। लेकिन सेल इन इंडिया से हमारा टारगेट लक्ष्य नहीं। छोटा सा एक उदाहरण आपके सामने है। अभी मोदी जी ने वैक्सीन का निर्माण किया है अपने भारतवर्ष में, कोरोना वैक्सीन का निर्माण हुआ। ये बहुत बड़ी मेड इन इंडिया है जी। इससे आपको कम से कम 5 लाख करोड़ की आय होने वाली है। 5 लाख करोड़, जो हमारे हिंदुस्तान का 1/4 बजट, 5 लाख करोड़। एक उपलब्धि आपने प्राप्त किया तो आप 5 लाख करोड़ की तरफ जा रहे हैं। हमको इसी तरीके से तमाम उपलब्धियां प्राप्त करना होगा। केवल सरकारी नौकरी के पीछे ना भाग करके अपने घर में ही नौकरी देने की प्रथा डेवलप किया जाए। हम खेती करें, हम किसानी करें, अपने किसानी में 4 लोगों को नौकरी दें। इस विधा पे प्रधानमंत्री मोदी जी कार्य कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बचा पाएगी या कोई दूसरा दल सरकार बनाएगा? अभी आपने उपचुनाव देखा है जी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि चुनाव हार जाएंगे। अभी आपने बिहार का चुनाव देखा है जी। लोगों ने कहा कि बीजेपी हार जाएगी। दोनों चुनाव का नतीजा ये हुआ कि आम जनमानस, अब वो जमाना चला गया जब पहले की पार्टियां गांव में जाती थी, एक घर में बैठती थी, अब वहां से टेंडर हो जाता था कि ये गांव किसको वोट देगा। अब ऐसा नहीं है। हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे पूरे भारतवर्ष में सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं। सबके यहाँ डायरेक्ट नेटवर्किंग प्रणाली यानी टेलीविज़न का सबके यहाँ उपलब्धता है। और सारी बातें सरकार से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, सारे लोग स्वयं देखते हैं। तो लोग चुनाव का निर्धारण किसको चुनना है वो मानसिक तौर पर करते हैं। अभी हाल में जो चुनाव हुआ है 2019 में, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, प्रत्येक गांव में, हर घर में लोगों ने मन बना लिया था कि हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। किसी को कोई लोग बताए नहीं, लेकिन डायरेक्ट वोट दिए। 2022 का भी जो चुनाव होगा आप देखते जाइएगा, अब की बार 325 जीते, अब की बार हम लोग 400 जीतेंगे। 400। अब इसमें थोड़ा सा अत्योक्ति होगी, लेकिन आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। आप देखिएगा 400 सीट से अगर 1 सीट होगी तो आप बताइए कम होगी। सर, आपको क्या लगता है हर चुनाव में प्रत्याशी जो पैसों का प्रदर्शन करते हैं उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलता है? देखिए,
धीरे धीरे उस पर भी अंकुश लगाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ अंकुश लगा। मैं तो लगभग चारों विधानसभा का प्रभारी रहा। पहले जो चुनाव हुआ करते थे उस चुनाव में जितना पैसे का खर्च हुआ करता था, बहुत सारे चुनाव में पैसे के खर्च को रोक लिया गया है। थोड़ा सा अब जो आगे संरचना बनाई जा रही है, उन संरचना में आज के तारीख में जितने खर्च हो रहे हैं 50% रकम कम खर्च होगी, तो बिल्कुल गारंटी है। क्योंकि सामान्य जनमानस भी इस बात को मानने लगा है कि अगर हम पैसे पे कहीं वोट या मतदान करेंगे तो सरकार का निर्माण जो होगा वो बहुत गलत तरीके से होगा। लोग जो चयन पद्धति में आएंगे, जो विधायक या सांसद बन करके आएंगे, वो कहीं न कहीं हम लोगों से बदसलूकी करेंगे या हमारा जो है धन दुरुपयोग करेंगे। तो आम जनमानस ने इस बात को समझ लिया, अच्छे लोग भी विधायक बनेंगे। उसका एक जीता जागता मिसाल आपने देखा, उड़ीसा में जो सांसद जी बनाए गए साइकिल से चलते रहे लेकिन विधायक सांसद बनते रहे। तो अब ये युग परिवर्तन का समय है। जब युग परिवर्तन का समय होता है तो थोड़ा सा विसंगति लगती है, लेकिन युग परिवर्तन के समय में बहुत कुछ उसका नतीजा अच्छा निकल करके आता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको पद नहीं मिल रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि युग परिवर्तन में हम थोड़ा से बैठे हैं। देर लगेगी लेकिन देर लगेगी, लेकिन सारे कार्यकर्ताओं को यथाउचित सम्मान दिया जाएगा। ये एकदम सत्य सही है। सर, प्रयागराज में एक एम्स की तो बहुत ज़रूरत है, खासकर कि यमुना पार में, जहां औसत सबके सब आधे से ज़्यादा जनता गरीब है जी। तो फिर आप लोग प्रयास क्यों नहीं करते हैं इस सब के लिए? देखिए, दो हमारे जो इनको विद्यालय कहा जाए या मेडिकल इनको संस्था कहा जाए, बहुत मान्यता प्राप्त है, एम्स और पीजीआई जी। एम्स और पीजीआई कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं नहीं हैं, केवल इनका नाम बड़ा है, इनकी सुविधाएं थोड़ा से बड़ी हैं। माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी एम्स जैसी तमाम व्यवस्थाओं को लागू कर रहे हैं, हर जगह बनाएंगे जहां जहां आवश्यकता होगी। लेकिन कोशिश ये किया जा रहा है कि ज़िले में जो भी जिला चिकित्सालय हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, सभी मेडिकल कॉलेज को एम्स जैसे सुविधा से सुसज्जित किया जाए। वहाँ की पढ़ाई, वहाँ की शिक्षा पद्धति जो मेडिकल की पढ़ाई होती है उसको एम्स जैसे बनाया जाए। डॉक्टर वहाँ पर इतने अच्छे उपलब्ध कराए जाएँ। इस दिशा पर जो है निरंतर योगी जी हमारे काम कर रहे हैं। ये माना जाएगा कि अगले साल 2 साल के अंतर्गत कहीं एम्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर चिकित्सालय हमारा एम्स जैसा होगा जी। यह आरोप लगाए जाते हैं कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जो है वो काफ़ी सिलेक्टिव हो रही है, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बराबर हमारा भी गिर गिरा, हम भी थोड़ा चिल्लाए, लेकिन मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अत्यंत ज़रूरी है। आप भी प्रज्ञा जी देखी होंगी, इसके पहले 4-5 साल 6 साल के पहले आपने देखा होगा कि इसी प्रयाग महानगर में प्रत्येक चौराहे पे 1 से 1.5 घंटा लगता था हम लोगों को क्रॉस होने में जी। अब अंग्रेजों के ज़माने की व्यवस्था, वही चौराहा, वही सड़क, वही गली, वही कूचा, सब कुछ बदला है जी। हमने अपने परिधान को बदला, हमने अपने विचार को बदला, हमने अपने चाल को बदला, हमने अपने परिवहन को बदला। जहाँ मेरे पास चप्पल नहीं होता था अब जूता हो रहा है, जहाँ मेरे पास साइकिल नहीं होती थी मोटरसाइकिल हुई, जहाँ मोटरसाइकिल नहीं थी कार हुई, कार से अब लग्जरी कारें आने लगी। तो जब इतना हम लोगों ने डेवलप किया है तो थोड़ा सा ध्वस्तीकरण करवा करके हम अपने सड़क को अगर सुंदरीकरण में ला सकते हैं, इस जाम से मुक्ति पा सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा विरोध तो मेरे अंदाज से नहीं होना चाहिए। अब विकास के लिए इस व्यवस्था को होना ज़रूरी है जी। इसी के साथ आखिर में आप प्रयागराज की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो गौरवशाली हैं, प्रयागराज की जनता गौरवशाली है कि हम लोग 3 नदियों, गंगा माँ है, जमुना माँ है, सरस्वती माँ है, 3 माँ के संरक्षण में है। एक माँ की गोदी में रह करके लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं जी। हम लोग 3 माँ के गोदी के आंचल में ढके हुए हैं। यहाँ पर सदियों से, जब से हम लोग जानते हैं, इतिहास भी ये बताता है कि आज तक किसी प्रकार की आपदा कभी नहीं आई। तो सारे प्रयागवासी स्वतः सुरक्षित हैं। सभी लोग आगे बढ़ें एक अच्छी सोच के साथ कि हम अपने प्रयागराज को शुद्ध स्वच्छ वातावरण में रखेंगे।
हम भी आगे बढ़ेंगे, सारे जिला के हमारे सभी निवासीगण आगे बढ़ेंगे। इस कामना के साथ हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके पूरे टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी हम शुभकामना देते हैं कि आप बहुत बड़ी पत्रकार बने। रमाकांत विश्वकर्मा जी, आपका हमारे शो में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे रमाकांत विश्वकर्मा जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने हमें ये बताया कि कैसे बीजेपी में विचारधारा की राजनीति होती है। ऐसे ही कई वरिष्ठ नेताओं से आपकी बातचीत हम कराते रहेंगे। आगे दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा मिश्रा को। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक।